हाय गाइज, अरण्य वेंडिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंतर्गत C3 साइकिल। इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और इसको हैंस क्रैब ने खोजा था, इसीलिए इसे क्रैब साइकिल भी कहते हैं। और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा आपको एरोबिक के बारे में और बता देना चाहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। और इसके सारे एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसको छोड़कर जितने भी एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो हमारे ग्लूकोज के एनारोबिक ऑक्सीडेशन से या पार्शली ऑक्सीडेशन से पायरुविक एसिड प्राप्त होता है, उसी का यहां पे ऑक्सीडेशन होता है। एक एक करके सारे हाइड्रोजनों को निकाल लिया जाता है और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, वो CO2 के द्वारा इससे रिमूव कर लिए जाते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे एनर्जी के रूप में ATP भी बनता है और NADPH भी बनता है और FADH बनता है। वो भिन्न स्टेप पे बनता है, इसको हम तुम्हें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले इसके लिए एक ट्रिक याद कर लिया आप, C6 आइसो OKS स्क्वायर FMO, C6 आइसो OKS स्क्वायर FMO। और इसका फर्स्ट कंपाउंड वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि फर्स्ट कंपाउंड मतलब रिएक्शन का कौन सा होता है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट पूछेगा तो सिट्रिक एसिड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से आया हुआ है कि अगर फर्स्ट मेंबर पूछ रहा है साइकिल का तो आप लगाओगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और फर्स्ट प्रोडक्ट पूछ रहा है तो सिट्रिक एसिड। और इसी के नाम पर इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और तो इससे पहले इसके बारे में भी थोड़ा हम बता देना चाह रहे हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड है। और ये ग्लूकोज के अलावा अमीनो एसिड से, फैटी एसिड से भी प्राप्त होता है। और ये एरोबिक कंडीशन का एक हिसाब से सेंट्रल पॉइंट कहलाता है। एस्टर कोएंजाइम में ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके बगैर एरोबिक कंडीशन चलेगी ही नहीं। अगर ये नहीं होगा, ये ग्लूकोज से भी प्राप्त होता है तब भी इसको बनना है, चाहे फैटी एसिड्स हो तब भी इसको बनता है, अमीनो एसिड होगा तब भी। ये सेंट्रल पॉइंट है एस्टर कोएंजाइम में। और इस तरीके से भी ये रिएक्शन पूछा गया है कि एरोबिक कंडीशन के लिए सेंट्रल कंपाउंड कौन सा, तो एस्टर कोएंजाइम A। ये हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड होता है। जब एनर्जेटिक है, सिंपली बात है कि ये अनस्टेबल भी होगा। अब आइए आप शुरू करते हैं, यहाँ किस किस स्टेप पे क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज की उपस्थिति में इसको एक नाम और दिया जाता है। इसको, इस स्टेप को कहते हैं हम डीकार्बोक्सिलेशन, या पूरा नाम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का निकलना। कार्बन का निकलना तो सिंपल सी बात है, यहां से CO2 लिख लेगा। और ऑक्सीडेटिव है मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है पायरुविक एसिड का, तो सिंपल सी बात है, यहां पे हाइड्रोजन भी लिख लेगा तो हाइड्रोजन निकलता है। तो यहां पे NAD चेंज हो जाता है NADH2। तो यहां पे मतलब ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेटिव हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीडेटिव होगा। डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन निकल रहा तो यहाँ पे CO2 निकल जाता है, इसीलिए कहते हैं इसे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसके नाम के आधार पर। और यहाँ पे होता है पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, मतलब पायरुविक एसिड का हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होता है। हर स्टेप का एंजाइम उसके स्टेप से ही पता चल जाता है कि क्या होगा।
पायरुविक एसिड का क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेज, मतलब पायरुविक एसिड में से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए यहां पे कहते हैं पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पे अब ये बन गया एस्टर कोएंजाइम में। लेकिन इसमें यह भी पूछा जाता है कि कौन कौन से कंपाउंड में कितने कितने कार्बन होते हैं, तो ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। यहां से एक, यहाँ पे पहले थे 3 कार्बन, पायरुविक एसिड में कितने कार्बन थे, क्योंकि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो ग्लूकोज से 2 बने थे, मतलब 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं पायरुविक एसिड, तो 3 कार्बन, यहां से 1 कार्बन निकल गया, तो एस्टर कोएंजाइम आपका कितना बचा, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का बचा। ठीक है, अब एक चीज और है, जो सिट्रिक एसिड होता है इसको आप ध्यान रखना, ये होता है 6 कार्बन का, ये 6 हो गया, और ये भी 6 कार्बन का होता है, ये भी 6 कार्बन का होता है, और ये भी 6 कार्बन का होता है। लेकिन ये होता है सेंट्रल पॉइंट, ये होता है आपका 5 कार्बन का। सारे कार्बन सबके याद रखना, क्योंकि इस तरीके से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये तो होगा 5 कार्बन का, और यहाँ पे होता है 4 कार्बन। आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि 4 कार्बन कैसे हुए और यहाँ पे 6 कार्बन कैसे हुए, आप सारे स्टेप अभी हम समझा देंगे आपको। ये 4 कार्बन का होता है, ये भी 4 कार्बन का होता है, और ये भी 4 कार्बन का होता है। इस स्टेप से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 कार्बन और 2 कार्बन मिलकर बन जाते हैं 6 कार्बन। तो ये स्टेप तो आपको समझ में आएगा, 4 2 मिलकर हो जाता है 6 कार्बन का कंपाउंड। अब यहां तक सारे 6 कार्बन के यहां तक होते हैं। यहाँ पे 5 कार्बन कैसे आता है, मतलब 5 कार्बन आएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक CO2 निकला होगा, और यहां से 5 कार्बन से 4 कार्बन हुआ, मतलब यहाँ पे भी एक CO2 निकलेगा। और एक स्टेप और ध्यान रखना, जहां I से O होगा वहां पे या तो हम एंजाइम से याद रखो, अगर एक चीज याद रहेगी, एंजाइम याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा, और ये चीज याद रखना, I से अगर O होगा तो वहां पे डिहाइड्रोजनेशन होगा, कहीं पे भी देख लेना, जहां पे O आएगा, I से O होगा या जहां पे O आएगा वहां पे मतलब डिहाइड्रोजनेज होगा, तो वहां पे NADH बनेगा, याद रखना। ये एक ये है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, मतलब NAD बनता है NADH2 में, और यहां पर भी यही हो रहा है, O आ रहा है, तो यहां पर भी हो गया NAD, चेंज हो जाता है NADH2। और यहां पे कैसे चेंज हुआ, मतलब मतलब यहां पे 6 कार्बन थे, 5 कार्बन का कंपाउंड मिला, तो सिंपल सी बात है, यहां पे निकला CO2। और ये भी है, ये बीच के सनम समझ लो, जब सनम आते हैं तो एक सनम के आने के बाद, एक सनम के जाने के बाद हम क्या निकालते हैं, गैस निकालते हैं। तो एक सनम के आने के बाद CO2 छोड़ते हैं, और एक सनम के जाने के बाद CO2 छोड़ते हैं। तो एक सनम के आने के बाद, एक सनम के जाने के बाद हम क्या छोड़ते हैं, गैस। और एक बात, यहाँ पे अगर सनम जाएंगे तो जाते जाते कम से कम थोड़ा बहुत तो खर्च करा के जाएंगे, सिंपल सी बात है। जब सनम जाएंगे तो खर्च तो कराएंगे, तो खर्च कराएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी एनर्जी भी निकल जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी हमारी एनर्जी निकल जाती है। अच्छा, ऐसा करते हैं हम, ये CO2 को नीचे लिख लेते हैं, सनम जाते जाते थोड़ा खर्च तो करा के जाएंगे, तो यहाँ पे एक NAD से चेंज हो जाता है NADH, यहाँ पे CO2 निकल जाता है, CO2 निकलने के बाद NADH2 में चेंज हो जाता है, हो गया। और यहाँ पे 2S के बीच में निकलता है तुम्हारा GDP चेंज हो जाता है GTP में, और ये तुरंत ADP को चेंज कर जाता है ATP में चेंज कर देता है।
और एफ से पहले भी आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या निकलता है, एफ ए डी कन्वर्ट हो जाता है एफ ए डी H2, एफ ए डी चेंज हो जाता है एफ ए डी। सही है, सारा हो गया। अब थोड़ा वाटर का भी समझ लो। यहां पे एक पानी जुड़ता है, वाटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आराम से एक यहां से जोड़ो, फिर यहां H2O निकाल दो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे यहां पे वाटर जोड़ो और फिर अगले स्टेप पे वाटर निकाल दो। एक वाटर और जुड़ता है यहाँ पे मैलिक एसिड की जगह, यहाँ पे वाटर जुड़ता है H2O। सही, तो आपको ये समझ में आया। अब एंजाइम को समझा दें हम। देखो ये है एकोनिटेज, तो एकोनिटिक एसिड से पहले एकोनिटेज यूज होता है, सिट्रिक एसिड से पहले सिट्रिक सिंथेटेज, सिट्रिक एसिड का निर्माण मतलब सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम यूज होता है। एकोनिटेज से पहले एकोनिटेज, यहाँ पे भी एकोनिटेज, और डिहाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेज। ये आइसोसिट्रिक एसिड का क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, तो आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम याद रखना ऐसे ही नाम से। आइसोसिट्रिक एसिड का क्या आ रहा है, डिहाइड्रोजनेशन, तो इसी के आधार पर आइसोसिट्रिक एसिड डिहाइड्रोजनेज। ऐसे इसका आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेज। फिर यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, तो यहाँ पे अल्फा ब्यूटेरिक डिहाइड्रोजनेज का यूज होता है। क्या यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन होता है, किसका, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड का। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम इसका सक्सिनेट थायोकाइनेज का यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे सक्सिनिक एसिड का भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, एफ ए डी H2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकल रहा है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, इसीलिए इस पे होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। फ्यूमेरिक एसिड, तो यहाँ पे फ्यूमेरेज, और यहाँ पे मैलिक एसिड है, तो मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो मैलिक डिहाइड्रोजनेज यूज होता है। अब ये पायरुविक एसिड है कितने हमारे, एक। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ा रहे थे कि एक पायरुविक एसिड से कितने NADPH2 एंड कितने FADH2 एंड कितने ATP बनेंगे। तो यहाँ से हम काउंट कर ले रहे हैं। पायरुविक एसिड से एक ये बनता है, दूसरा इस स्टेप पे बनता है, तीसरा ये स्टेप पे, और चौथा इस स्टेप। अगर वो एस्टिल कोएंजाइम ए से पूछे तो 1 2 3, और पायरुविक एसिड से पूछे तो 1 2 3 4। और ये आपके ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर पायरुविक एसिड से एस्टिल कोएंजाइम है, ये NADPH2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर बनता है, और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बनते हैं 1 2 3। और यहीं से एक ये FAD एक निकलता है और एक ATP बनता है तुम्हारा। तो टोटल कितने हो गए। अगर पायरुविक एसिड से पूछ रहा है तो पायरुविक एसिड से 4NaDH2 और एक FADH2 एंड एक ATP। और अगर यहीं पे पूछे एस्टिल कोएंजाइम ए से तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, 4 की जगह, क्योंकि ये पायरुविक एसिड से एक अलग पहले ही बन जाता है, और ये एस्टिल कोएंजाइम से 1 2 और 3 बनते हैं।
तो टोटल पायरुविक एसिड होते कितने ग्लूकोज से? 2, तो इनको 2 से कर दो इनटू। तो टोटल पायरुविक एसिड से कितने NADH2 बनते हैं? 1 2 3 4, और एसिटिल कोएंजाइम 1 से 1 2 3। तो आप इसको देख लेंगे आराम से, और ये आपकी ट्रिक है C6ISO-OKS2FMO। तो C से हो गया आपका सिट्रिक एसिड, सिस से हो गया सिस एकोनिटिक एसिड, आइसो से हो गया आइसोसिट्रिक एसिड, O से हो गया ऑक्जुलो सक्सिनिक एसिड, K से हो गया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एक S से हो गया सक्सिनिल कोएंजाइम, एक S से हो गया सक्सिनिक एसिड, दूसरे F से हो गया आपका फ्यूमेरिक एसिड, M से हो गया मैलिक एसिड, और O से हो गया ऑक्जुलो एसिटिक एसिड। तो आप इस ट्रिक से शॉर्टकट से आराम से याद कर लेंगे, और ये आपको बता ही दिया है हमने। यहाँ पे एक CO2 निकलता है, एक CO2 यहाँ पे निकलता है, एक CO2 यहाँ पे निकलता है। इसमें टोटल हाइड्रोजन और सारे कार्बन रिमूव कर दिए जाते हैं। बाकी इस मतलब C3 चक्र की खोज किसने की थी? C3 साइकिल खोज हैंस क्रैब ने की थी। हैंस क्रैब ने की थी, हैंस क्रैब्स ने की थी। तो इन्हीं के नाम पे इसको क्रैब साइकिल कहते हैं, और इसका फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और इसका पायरुविक एसिड, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप से TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो इनके तीनों नाम आप याद रखना, कोई भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या सिट्रिक एसिड साइकिल, या हैंस क्रैब के नाम पे इसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं। बाकी जल्दी जल्दी एक बार एसिटिल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड से 6 एकोनिटिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड से आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जुलोसक्सिनिक एसिड, ऑक्जुलोसक्सिनिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड से ऑक्जुलो एसिटिक। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर पूछा जाए TCA साइकिल का, तो होता है ऑक्जुलोसक्सिनिक एसिड। और इस चीज को सबसे ज्यादा एक चीज और याद रखना, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में सारे एंजाइम मिलते हैं एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। इस चीज को जरूर जरूर और जरूर याद रखना। और ये आपका सेंट्रल पॉइंट है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो 5 कार्बन का होता है। बाकी इधर जितने भी इससे इधर के होंगे वो 4 कार्बन के होंगे, और इससे इधर के जितने भी होंगे वो 6 कार्बन के होंगे, क्योंकि यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन और ये 4 कार्बन मिलके बना देते हैं 6 कार्बन कंपाउंड। इस चीज को याद रखना, ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है। तो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब डिकार्बोक्सिलेशन, CO2 का भी निकलना, डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे दोनों स्टेप होते हैं। और ये पायरुविक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में होता है, एंजाइम होता है पायरुविक डिहाइड्रोजनेज। और ये एसिटिल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इसको जरूर जरूर, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली एनर्जेटिक कंपाउंड होता है, और ये सेंट्रल पॉइंट होता है। चाहे ग्लूकोज हो, अगर ग्लूकोज से साइकिल चल रही है तब भी ये बनेगा, अगर अमीनो एसिड से साइकिल चल रही है तब भी ये बनेगा, या फैटी एसिड जितने भी होते हैं उनसे भी ये सेंट्रल पॉइंट होता है। बगैर इसके कभी भी क्रैब साइकिल नहीं चलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे खत्म होती है। बाकी अगर इस पे कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, या कुछ भी डाउट है, या कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इस पे कमेंट कर सकते हैं।
थैंक यू, धन्यवाद।